चैप्टर 4 पौधों को जाने की इस चैप्टर में हम बाहर निकलकर अपने चारों ओर के पौधों का परीक्षण कीजिए। क्या आप देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे होते हैं तो कुछ विशालकाय, जबकि कुछ धरती पर हरे धब्बों की तरह दिखाई देते हैं, तो कुछ पौधे की पत्तियां हरी होती हैं, जबकि कुछ की पत्तियां लालिमा युक्त होती है। कुछ पौधों के फूल बड़े और लाल और कुछ नीले तथा कुछ पौधे में पुष्प ही नहीं होता। आपने अपने घर के आसपास, विद्यालय के रास्ते में, बाग बगीचे, विद्यालय प्रांगण में अनेक हरे पौधे देखे होंगे। आइए हम पौधों के विभिन्न भागों के विषय में जाने। इससे हमें विभिन्न प्रकार के पौधों के बारे में पता चलता है। जैसे कि ये चित्र दिखाया गया है 4.1 में पौधों के भाग के बारे में। इसमें यहाँ पे जड़ के 2 भाग है, जिसमें प्राथमिक मूल्य और द्वितीयक मूल्य बताया गया है। प्राथमिक मूल्य पौधे के ऊपरी वाले भाग को कहा जाता है और द्वितीयक मूल्य पौधे के नीचे वाले भाग को कहा जाता है। इसे ध्यान से देखना और याद रखना। और ये जहाँ से कलियाँ निकलती है उसके जो बीच वाले सेंटर को कलियाँ कहते हैं। ये ध्यान से देखिए, ये रहा कलियाँ। और इसमें इंटरनॉक, जहाँ से एक कलियाँ से फिर दूसरी मतलब कि कली निकलती है, उसे इंटरनॉक कहते हैं, नॉड कहते हैं। अब इसे पत्ती कहते हैं। तना होता है ये स्तंभ, तना को स्तंभ भी कहते हैं। फल, ये फल है तो पुष्प। तो ये सब एक पौधे का भाग होता है। तो इन सब को प्रोह तंत्र कहते हैं। पौधों के इन सभी भागों को हम प्रोह तंत्र कह के संबोधित किया जाता है। बीच अंतर समझने में सहायता मिलेगी। क्या आप चित्र 4.1 में पौधों के तने, शाखाओं, जड़, पत्तियों इत्यादि को नामांकित कर सकते हैं? इन भागों में रंग भरिए। जैसे कि विभिन्न प्रकार के, मतलब जंगल में गए हैं कुछ बच्चे, यहाँ पे विभिन्न पौधों के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। प्राकृतिक भ्रमण के दौरान आइए प्रकृति की सैर करें और पौधों से मित्रता कर उसके विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करें। चित्र 4.2 में दर्शाया गया है। 4.1 में बताया गया है शाख, झाड़ी एवं वृक्ष के बारे में। क्रियाकलाप 1, उन पौधों के तने एवं शाखाओं को ध्यानपूर्वक देखिए जो आपसे कम लंबे हैं, जिनकी लंबाई लगभग आपके बराबर है, तथा जो आपसे बहुत लंबे हैं। तने को स्पर्श कीजिए तथा यह जानने के लिए कि तना कोमल है, कठोर है या धीरे से एक और मोड़ने का प्रयास कीजिए। ध्यान रखें कि यह टूटे नहीं। लंबे पौधों के तने की मोटाई मापने का प्रयास करिए। जैसे 4.1 में दर्शाया गया है, सारणी 4.1 में पौधों के स्वर्ग। पौधों का नाम दिया गया है टमाटर, आम और नींबू। जैसे छोटा होता है टमाटर का पौधा, जिसमें कॉलम में ऊंचाई इसकी दर्शाई गई है। कॉलम 2 में तना, हरे रंग का तना होता है, कोमल होता है टमाटर का पौधा, लेकिन मोटा और कठोर नहीं होता है। अब कॉलम 3 में बताया गया है शाखाएं कहाँ से निकलती है, तो इसमें इसके बारे में नहीं बताया गया है। कॉलम 4 में बताया गया है शाख। आम बहुत लंबा होता है और इसकी जो कोमल, हाँ मोटा होता है, हाँ कठोर होता है ये, और तने इसके ऊपर होते हैं। नींबू थोड़ा लंबा होता है, ठीक है, और कठोर होता है लेकिन मोटा नहीं होता। ये तने के आधार से होता है और झाड़ी नुमा होता है। नींबू का पौधा झाड़ी नुमा होता है। हमें यह भी जानना चाहिए कि शाखाएं भूमि से पास तने के आधार से या कुछ ऊंचाई के बाद निकलती है। अब हम प्रेक्षित सभी पौधों को सारणी 4.1 में वर्गीकृत करेंगे। कुछ उदाहरण दिखाए गए हैं। आप और अधिक पौधों के लिए 1, 2, 3 कॉलमों को भर सकते हैं। इस अनुच्छेद के बाद के अंश को पढ़कर कॉलम 4 को भरें। सुझाव दिया गया है कि पौधों को कम से कम क्षति पहुँचे, इसलिए आप 4 से 5 विद्यार्थियों के समूह में कार्य कर सकते हैं। कोमल तने वाले पौधों के अध्ययन के लिए खरपतवार का प्रयोग करें। खरपतवार होता है जैसे कि घास भूसा, इनको खरपतवार कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि खरपतवार क्या है? खेतों में, बगीचे और गमलों में कुछ अनचाहे पौधे स्वतः ही उग जाते हैं। क्या आपने किसानों को इन खरपतवारों को खेतों से उखाड़ते हुए देखा है? इन लक्षणों के आधार पर हम अधिकांश पौधों को 3 प्रवर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं।
ये वर्ग है शाक, झाड़ी और वृक्ष। इन्हीं चित्र 4.3 में दर्शाया गया है। हरे एवं कोमल तने पौधे शाक कहलाते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं। चित्र 4.3 ए और अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती हैं। इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया, ए, बी और सी। शाक हो गया, झाड़ी हो गया और वृक्ष। 3 वर्गों में बांटा गया है, शाक, झाड़ी, वृक्ष। तो ये ध्यान से देखो, ये रहे 3 प्रकार के पौधों। अब कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता। इन्हें झाड़ी कहते हैं। तना कठोर होता है लेकिन अधिक मोटा नहीं होता है, जैसे आम की पेड़ उनकी तरह नहीं होता है, इसलिए इन्हें झाड़ी कहते हैं। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते तथा तने सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं। इनकी शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है। उन्हें वृक्ष कहते हैं, जैसे चित्र 4.3 सी में दर्शाए गए। उपयुक्त अभिलक्षणों के आधार पर क्या आप सूचीबद्ध पौधों को वर्गीकृत कर सारणी 4.1 में कॉलम 4 को भर सकते हैं। तो पहेली जानना चाहती है कि मनी प्लांट, सेम, लौकी और अंगूर के तने किस प्रकार से हैं। इनमें से कुछ पौधों को देखिए, ये शाक, झाड़ी पेड़ के किस प्रकार भिन्न हैं। आपके विचार से इनमें से कुछ को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकताएं होती है। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते, ये भूमि पर फैल जाते हैं। इन्हें बिसर्पी लता कहते हैं। बिसर्पी लता किसे कहते हैं? बिसर्पी लता उन पौधों को कहते हैं जो अधिक ऊंचाई तक नहीं चढ़ पाते। ये जमीन पर ही फैल जाते हैं और अपनी जगह ले लेते हैं, जैसे कि हो गया तरबूजा, खरबूजा। ये अपना ही तरबूजा हो गया, ये अपने ही मतलब फैल जाते हैं। ठीक है, विसर्पी लता कहते हैं। जब भी कुछ पौधे सहायता से, कुछ पौधों की सहायता से, जैसे मनी प्लांट ही हो गया, आरोही लता है। मनी प्लांट एक आरोही लता है और जो कद्दू, ये मतलब ये सब है, ये बिसर्पी लता है। आरोही लता क्या होता है? जो किसी की सहायता से ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन बिसर्पी लता होता है जो नीचे ही फैल जाता है। ऊपर चढ़ जाते हैं ऐसे पौधे आरोही कहलाते हैं। जो ऊपर चढ़ जाते हैं उसे आरोही कहते हैं, जो नीचे फैल जाते हैं उसे बिसर्पी लता कहते हैं। ये शाक, झाड़ी पेड़ों से बनी भिन्न है। संभवतः आप अपने विद्यालय अथवा घर पर कुछ पौधों की देखभाल करते होंगे। अपने घर अथवा विद्यालय में पाए जाने वाले वृक्ष, झाड़ी, बिसर्पी लता के 2-2 पौधों के नाम लिखिए। 4.2 तना। अपने आसपास के पेड़ पौधों को देखिए और उनके तने पर पाई जाने वाली विभिन्न संरचना एवं भागों को देखिए। अपने अवलोकन की तुलना अपने साथी द्वारा लिए गए अवलोकन से करें। आपने क्या देखा? तने में पत्तियां, शाखाएं, कली, फल, फूल होते हैं। क्रियाकलाप 2। आवश्यक सामग्री: 1 गिलास जल, लाल स्याही, शाक के पौधे और एक ब्लेड। जैसे कि ये दिखाया गया है, जैसे उसी के हिसाब, जैसे लिखा गया है इसी के हिसाब से लीजिए सामग्री। तना क्या कार्य करता है? गिलास को 1/3 जल से भरे, जल में लाल स्याही की कुछ बूंद डाल दे। शाक के तने को गिलास में रखिए, जैसा कि चित्र 4.6 में दिखाया गया है। अगले दिन इन शाखाओं का अवलोकन कीजिए। क्या इस शाक के कुछ भाग लाल नजर आते हैं? आपने देखा कि तने के रंग ऊपर चढ़ गया। अगर इसे लंबे समय तक रखा जाए तो पत्तियां और सिराओं में भी आ जाता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि यह लाल रंग यहाँ तक कैसे पहुँचा? जैसे इसमें दर्शाया गया है चित्र 4.7 में। तने में जल ऊपर चढ़ता है। तने से खुले सिरे का विवर्धित दृश्य। इस क्रियाकलाप में हमने देखा कि जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता है। जो जड़ होता है ना, किसी भी पौधे का जड़ होता है, ये जैसे कि इसके 2 भाग होते हैं, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। ये हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ये बड़ी क्लासेस में है। इसमें बताया गया जो जाइलम का काम क्या करते हैं, जो जड़ को जड़ की सहायता से विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। और फ्लोएम होता है, ये फल मतलब कि खाने का काम करता है। इस क्रियाकलाप में हमने देखा कि जड़
जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता है अथवा तना जल का संवहन करता है। लाल स्याही की भांति जल में विलीन खनिज जल के साथ तने में ऊपर पहुंच जाते हैं। पत्ती 4.3 पत्तियां। अपने आसपास के पौधों की पत्तियों को देखकर उसकी नोटबुक में उसके चित्र बनाइए। और एक चीज़ याद रखना, जो विभिन्न पौधों की जो पत्तियां होती हैं, पत्तियां उनके जड़ भी निर्धारित करती हैं। उनकी पत्ती जैसे कि एक समांतर रेखाएं में होती है उनकी शिराएं पत्तियों की, तो कुछ होती है समांतर, तो उसी के हिसाब से उनके जड़ भी निर्धारित होते हैं। जाली नुमा हो गया या मुसला, ये हम दूसरे सिक्स क्लास की दूसरे चैप्टर में हम दूसरी बुक में इसके बारे में बताया गया है। अपने आसपास के पौधों की पत्तियों को देखकर अपनी नोटबुक में इसके चित्र बनाइए। क्या इन सभी की आकृति, आकार एवं रंग एक जैसा है? यह तने से किस प्रकार जुड़ी है? पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है पर्णवृत्त कहलाती है। अब पर्णवृत्त, ये सब नोट करते जाना। पर्णवृत्त, पर्णवृत्त क्या होता है? यह तने से किस प्रकार जुड़ी हुई है? पत्तियां तने से किस प्रकार जुड़ी होती, अटैच होती है, तो यही बताया गया। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है इसे पर्णवृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्णवृत्त कहलाता है। पत्ती के चपटे भरे भाग को फलक कहते हैं। उसके चपटे भरे हरे भाग को फलक कहते हैं। पत्ती जो चपटा सा होता है और हरे हरे जो रंग के दिखाई देते हैं उसे फलक कहते हैं, और वो जो तने के साथ जुड़े होते हैं उसे पर्णवृत्त कहते हैं। क्या आपने आसपास के पौधों की पत्तियों में इन भागों की पहचान कर सकते हैं? क्या सभी पत्तियों में पर्णवृत्त होता है? जैसे कि ये दर्शाया गया है, पत्ती है, ये पर्णवृत्त है, इसमें देखिए, और ये तना है और ये पत्तल है। पत्ती के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए इसकी छाप लें। यदि आप सोचते हैं कि पत्ती विशेष छाप नहीं छोड़ सकती तो यह क्रियाकलाप आपको पुण्य विचार पर मजबूर कर देगा। क्रियाकलाप 3, एक पत्ती को एक सफ़ेद कागज़ और अपनी कॉपी के पन्ने के नीचे रखें। इसे चित्र 4.9 में दर्शाए गए तरीके से एक ही स्थान पर दबाकर लगा कर रखें। आप अपनी पेंसिल को तिरछा पकड़िए। इसकी नोक के कागज़ के उस भाग को जिससे नीचे पत्ती है धीरे धीरे रगड़िए। क्या आपको कुछ रेखाओं के साथ छाप दिखाई देती है? क्या यह छाप पत्ती की तरह है? पत्ती की इस रेखीय संरचनाओं को सिरा कहते हैं। क्या कहते हैं? सिराएं। सिराएं दो प्रकार की होती है। एक समांतर शिराएं होती है, जैसे कि केलों के पत्तों में समांतर शिराएं पाई जाती है, और किसी में जालीनुमा शिराएं होती है, जैसे कि बहुत से पत्ते हो गए उनकी, ये हम दूसरे बुक में पढ़ेंगे 6 क्लास के। क्या आपको पत्ती के मध्य में एक मोटी शिरा दिखाई देती है? इसे मध्य शिरा कहते हैं। पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को शिरा विन्यास कहते हैं, और इन्हीं को क्या कहते हैं? शिरा विन्यास। यदि यह डिजाइन मध्य शिरा के दोनों ओर जाल जैसा है तो यह शिरा विन्यास जालिका रूपी कहलाता है। अब दोनों की तरफ देखिए, बोले थे एक मोटी शिरा दिखाई देगा और उसके दोनों तरफ होगा तो ये जालीनुमा शिरा होगी, जालिका रूपी शिरा होगी। क्या होगा? जालिका रूपी शिरा। आपने देखा होगा कि घास की पत्तियों में यह शिराएं एक जैसे के समांतर है। ऐसे शिरा विन्यास को समांतर शिरा विन्यास कहते हैं, और जिसकी समांतर शिरा विन्यास होती है तो इसका जो जड़ होता है ये जालीनुमा होता है। ये मतलब कि झाड़ू मतलब जाली जैसा होता है, और इसका समांतर होता है। समांतर तो नहीं कह सकते, लेकिन एक मोटा होता है, उसी में से बहुत से निकलते हैं। चित्र 4.10 विभिन्न पौधों की पत्तियों को बिना तोड़े उनके शिरा विन्यास का अध्ययन कीजिए। आइए अब यह जानने का प्रयास करें कि पत्तियां क्या कार्य करती हैं। क्रियाकलाप 4, आवश्यक सामग्री शाक पौधों पॉलीथीन के 2 पारदर्शी थैले कुछ धागा लीजिए।
जैसे कि ये है, इसमें बताया गया है सिरा विन्यास जो है हमारा विन्यास, ये 2 रूपी होती है। एक जाली नुमा रूपी होता है, एक समांतर होता है। जो केले के पौधे हो गए, घास हो गया, ये सब समांतर होता है। जैसे कि आम का पत्ता, पपीता का पत्ता, आम का हो गया, पपीता का नहीं, आम का पत्ता हो गया, और पीपल का पत्ता, बहुत से पत्ते हैं जो जाली मतलब जाली का रूपी होता है। इन क्रियाकलाप को दिन के समय करना चाहिए जब धूप खिलती हो। इस क्रियाकलाप के लिए आपको सब स्वस्थ भली भांति सिंचित और धूप में रखे हुए पौधों को लेना चाहिए। किसी पौधों की पत्ती वाली शाखा को चित्रानुसार एक पॉलीथीन की थैली से ढककर धागे में बांध दीजिए। दूसरे पॉलीथीन की खाली थैली पर भी धागा बांधकर धूप में रख दीजिए। कुछ घंटों के बाद पॉलीथीन की थैली के आंतरिक पृष्ठ को ध्यानपूर्वक देखिए। आप क्या देखते हैं? क्या किसी थैली के अंदर जल की बूंद दिखाई देती है? किस थैली में जल की बूंद दिखाई देती है? क्या आप बता सकते हैं कि यह बूंद कहाँ से आई है? क्रियाकलाप के बाद पॉलीथीन की थैली को हटाना मत भूलना। जैसे कि ये दिखाया गया थैली पत्तियाँ क्या कार्य करती है? पारदर्शी कवर है ये, आप ट्राई करना घर में, इसकी कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। जल की यह बूंदें पत्ती की जल वाष्प के रूप में निकलती हैं। इस क्रिया को बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। मतलब कि जल की यह बूंद जैसे इसमें दर्शाया गया है चित्र में, तो ये जो जल इसमें दिखाई दे रहे हैं उस पे पॉलीथीन पर, तो ये बाष्पों के रूप में निकलती है। इस क्रिया को बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। मतलब कि जड़ से यह जल को बाष्पोत्सर्जित करते हैं। हमने पत्तियों के ऊपर थैली को क्यों बांधा? क्या पौधों में के बाष्पोत्सर्जन से निकली जल वाष्प को हम अन्यथा देख पाते हैं? अध्याय 3 के उन क्रियाकलापों के विषय में स्वयं कीजिए जिसमें जल विभिन्न अवस्थाओं में बदल जाता है। क्या आप इनके नाम बता सकते हैं? उस प्रक्रम का नाम बताइए जिसके कारण जल बूंदों के रूप में पुनः पॉलीथीन की थैली पर दिखाई देने लगता है। पत्तियों का और भी कार्य है, आइए इसका अध्ययन करें। क्रियाकलाप 5, आवश्यक सामग्री पत्ती, स्प्रीट, बीकर, प्रखनली, वर्नर और जल प्लेट, आयोडीन विलयन। प्रखनली में एक पत्ती रखिए, उसमें पर्याप्त मात्रा में स्प्रीट डालें जिससे पत्ती उसकी पूर्वता डूबी रहे। अब इस प्रखनली को जल से आधे भरे बीकर में रखिए। बीकर को उस समय तक गर्म करते रहे जब तक पत्ती में हरा रंग पूर्णतः बाहर नहीं निकल जाता। अब पत्ती को प्रखनली से सावधानी पूर्वक बाहर निकालकर जल से भली भांति धोएं। इसे प्लेट में रखकर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालिए। चित्र 4.12 में दर्शाया गया है, 12 में दर्शाया गया है। आप क्या देखते हैं? अपने प्रेक्षण की तुलना अध्याय 1 में खाद्य पदार्थों में विभिन्न पोषकों की उपस्थिति की परीक्षण के समय किए गए प्रेक्षण से कीजिए। क्या इसका अर्थ यह है कि पत्ती में मंद है? हमने अध्याय 1 में देखा कि कच्चे आलू में भी मंडन उपस्थित होता है। आलू में यह मंद पौधों के अन्य भाग से आकर एकत्रित हो जाता है, परंतु पत्तियां प्रकाश जैसे कि दर्शाया गया है पत्तियों में जिस तरह बताया गया क्रियाकलाप में इस तरह करिए। तो इसमें दिखाया गया कि पत्ती में क्या होता है। हरे रंग की पत्ती लेना है, उसमें बीकर में बैगनी रंग में पत्ती डाल देना है। आयोडीन विलयन है ये। टिप्पणी, क्योंकि इस क्रियाकलाप में स्प्रीट को गर्म करना होता है, अध्यापक को कक्षा में यह प्रयोग स्वयं कर दिखाना चाहिए और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती है। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः
पौधों में के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित हो जाता है। अब तक हमने जो क्रियाकलाप किए उनमें हमने देखा कि तना पत्ती को जल पहुंचाता है। पत्ती जल का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करती है। पत्तियों से जल की कुछ मात्रा का ह्रास वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है। तने और पत्ती को जल कैसे प्राप्त होता है? यह कार्य जड़ें करती है। चित्र 4.11 को ध्यानपूर्वक देखिए। पहली और भुजों में कौन अपने पौधों को ठीक प्रकार से जल दे रहा है? क्यों? 14 दूसरे पौधों की जड़ों को काट दीजिए। अब इसे दूसरे गमले में लगा दीजिए। चित्र 4.14 में इसमें नियमित रूप से जल दीजिए। 1 सप्ताह पश्चात इसका परीक्षण कीजिए। क्या दोनों पौधे स्वस्थ हैं? दोनों पौधों में नियमित रूप से जल दिया गया है, परंतु एक की जड़ नहीं थी। क्या आप इस क्रियाकलाप से जड़ के एक महत्वपूर्ण कार्य के विषय में जान पाते हैं? जड़ का एक अन्य कार्य जानने के लिए आइए एक क्रियाकलाप करते हैं हम। जैसे कि क्रियाकलाप 7 में दर्शाए गए हैं। आवश्यक सामग्री: मक्का और चने के बीज, रुई कटोरी और जल लेना है। 2 कटोरी जल लीजिए। इनमें भीगी हुई रुई रखिए। 1 कटोरी में चने के 3 या 4 बीज और दूसरे में मक्का के दाने रखिए। जल डालकर रुई को हमेशा नम रखिए जब तक कि बीज अंकुरित होकर नवोदित नहीं बन जाए। 1 सप्ताह बाद उन्हें खींचकर रुई से बाहर निकालने का प्रयास कीजिए। चित्र 4.15 क्या नवोदित सरलता से रुई से बाहर खींचाता है? क्यों? अब इसका आंसर हमें क्रियाकलाप 6 में दिया गया है। हमने देखा कि हम पौधों को भूमि से खींचकर आसानी से नहीं निकाल पाते हैं, उन्हें मिट्टी खोदकर निकालना पड़ता है। जड़ें पौधों को मिट्टी में मजबूत से जमाए या जकड़े होते हैं। जैसे कि इसमें 4.50 में दिखाया गया है रुई के नवोदित। इसमें चने कैसे अंकुरित हो जाते हैं, अंकुरित चने को दर्शाया गया है। अब रखती है उन्हें मिट्टी में पौधों को स्तर कहा जाता है। आपने देखा कि तने और पत्तियां विभिन्न प्रकार की होती है। क्या जड़ों में भी विविधता दिखाई देती है? आइए इसका पता लगाएं। क्रियाकलाप 8 चित्र 4.16 एवं 4.16 को ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए। अब चने के पौधों की जड़ों को देखिए। क्या यह चित्र 4.16 के समान दिखाई देते हैं, अर्थात चित्र 4.16 की तरह? मक्का के पौधों की जड़ें कैसी है? जड़ों की आकृतियों के चित्र के साथ मिलाकर खाली स्थान में मक्का और चना लीजिए। चने एवं मक्के की जड़ों में क्या समानता है? वे किस रूप से एक दूसरे से भिन्न है? ऐसा प्रतीत होता है कि जड़ें 2 प्रकार की होती है। क्या जड़ों के कुछ और भी प्रकार है? आइए इसका पता लगाते हैं। जैसे कि चित्र ए और बी दिखाया गया है कि चना है, ये दोनों ओर से अंकुरित हो रहा है। ये किस तरह, इन दोनों में क्या अंतर है? क्रियाकलाप 9 इसमें बताया गया कि खुले मैदान में जाइए जहां बहुत से खरपतवार उग रहे हो। कुछ खरपतवार पौधों की मिट्टी खोदकर निकालिए और जड़ों से मिट्टी धोकर अलग कर उसकी निरीक्षण कीजिए। क्या आपने ध्यान दिया कि सभी खरपतवार पौधों की जड़ें या तो चित्र 4.16 की तरह है, अर्थात चित्र 4.16 की तरह है? जैसे चित्र ये दर्शाया गया है, कोई जड़ें जो ए की तरह दिखाई दे रहा है तो कोई बी की तरह जड़ें दिखाई देता है। अब हम और इसमें एक चित्र 4.20 भी दर्शाया गया है कि खरपतवार लेना है। कुछ की जड़ समांतर होती है, किसके जालीनुमा मतलब झाड़ियों की तरह होती है। अब उनके जड़ों के बारे में हम पढ़ेंगे हम। जैसे मूसला जड़ हो सकता है, रेशेदार जड़ हो सकता है। जिन पौधों की जड़ें चित्र 4.20 की तरह है, उनकी मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहते हैं। जैसे कि चित्र ए में दर्शाया गया है, इसे मूसला जड़ कहा जाता है, जो एक मोटी
मतलब मोटी जड़ होती है, उसी के किनारे से ढेर सारे पतले पतले जड़ निकलते हैं, उसे मूसला जड़ कहते हैं। और मूसला जड़ की हमेशा जो पत्तियों की जो शिराएँ होती है, पत्तियों की शिराएँ जाली मतलब पत्तियों की शिराएँ जालीनुमा जैसी होती है, और जो झाड़ियों की तरह जिसकी जड़ बी में दर्शाए गए उसकी पत्तियों की शिराएँ हमेशा समांतर होगी। जिन पौधों की चित्र 4.70 ए की तरह है उनकी मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहते हैं तथा छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ कहते हैं और छोटी जड़ को पार्श्व जड़ कहते हैं। जिन पौधों की जड़ें चित्र 4.70 बी के समान है उनकी कोई मुख्य जड़ नहीं होती है, लेकिन मूसला जड़ की एक मुख्य जड़ होती है और छोटी छोटी जो जड़ निकलती है उसे पार्श्व जड़ कहते हैं। अब इनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होता, सभी जड़ें एक समान दिखाई देते हैं। इन्हें झगड़ा जड़ या रेशेदार जड़ कहते हैं। इसे मूसला जड़ कहते हैं तो इसे झगड़ा जड़ कहते हैं। एकत्र किए गए खरपतवार पौधों को उनकी जड़ के आधार पर दो समूहों में छांटिए। मूसला जड़ वाले पौधों के समूह ए में तथा रेशेदार जड़ वाले पौधों को समूह बी में रखिए। समूह ए के पौधों की पत्तियों को देखिए। अब समूह ए जो मूसला जड़ थे जिसकी समूह की पत्तियां किस तरह, उनकी शिरा विन्यास किस तरह क्या दर्शाती है, तो इसका सिरा विन्यास किस प्रकार है। बी समूह बी के पौधों की पत्तियों का सिरा विन्यास किस प्रकार है। तो बुझो एक सवाल पूछता है, बुझो के मस्तिष्क में एक अजब विचार आया। यदि वह जानना चाहता है कि पौधों की जड़ किस प्रकार की होगी तो उसे उस पौधों को उखाड़ने की आवश्यकता नहीं, वह पौधों की पत्तियों को देखकर इसका उत्तर दे सकता है। पत्तियों को ही देख के बता सकता है बुझो कि उसकी जड़ किस तरह है। क्या आपने ध्यान दिया कि पौधों की पत्तियों के सिरा विन्यास और जड़ के प्रकार में एक रोचक संबंध है। क्या उन सभी पौधे जिनका आप अध्ययन कर चुके हैं कि पत्तियों का सिरा विन्यास और जड़ के प्रकार को सारणी 4.2 में सही रूप से भर सकते हैं। जैसे सारणी 4.2 जड़ के प्रकार एवं पत्तियों में सिरा विन्यास के प्रकार। पौधों के नाम हम लिख सकते हैं, जैसे कोई भी केले का पेड़ ले सकते हैं या कोई भी खरपतवार या कोई पीपल या तुलसी का पौधा, तुलसी का भी ले सकते हैं। शिरा विन्यास जैसे कि कोई भी खरपतवार या केले का पत्ता होगा, इसका शिरा विन्यास झगड़ा होता है, नहीं शिरा विन्यास समांतर होता है। और जड़ होता है झगड़ा या जाली, झगड़ा होता है या रेशेदार होता है। और पौधे यहाँ पे ले सकते हैं तुलसी का होता है शिरा विन्यास, जैसे ये लिखना है। हमने देखा कि जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती है। जो जड़ होती है ये जल कहाँ से लेती है, जड़ मिट्टी से जल को अवशोषित कर पौधे के विभिन्न भागों में पहुँचाती है, पौधों के अन्य भागों तक पहुँचाता है। पत्तियाँ भोजन को संश्लेषित करती है, जो पत्ती होती है ये भोजन को संश्लेषित करती है, तो जल को लेती है और पत्ती भोजन को संश्लेषित करती है। यह भोजन तने से होकर पौधों के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। जो भोजन है तने से होकर पौधों के विभिन्न भागों में संग्रहित होता है। इस प्रकार की कुछ जड़ों जैसे गाजर हो गया, मूली, शकरकंद, शलगम और टैपियोका आदि को हम खाते हैं। हम पौधों के अन्य भागों को भी खाते हैं जहाँ भोजन भंडारित है। जहाँ भोजन भंडारित होते हैं उन भागों को हम खा सकते हैं, जैसे गाजर हो गया, जर, शकरकंद, शलगम, टैपियोका आदि हम खाते हैं। जैसे कि एक तना दो तरफा मार्ग की तरह होता है, एक तना दो तरफा मार्ग की तरह होता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि तना दो तरफा मार्ग की तरह कार्य करता है। चित्र में लिखिए कि तने से कौन से पदार्थ ऊपर की ओर जाते हैं और कौन से नीचे की ओर आते हैं। अगले परिच्छेद में हम पुष्प की संरचना का अध्ययन करेंगे। जैसे 4.5 में पुष्पों के बारे में बताया गया। अब हम फूलों के बारे में कि पौधों में जब फूल निकलता है तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। गुलाब के पौधों के 3 आरेख चित्र 4.9
90 ए, बी और सी में दर्शाए गए हैं। गुलाब के पौधों को 3 भागों ए, बी और सी में दर्शाया गया है। कौन सी स्थिति में आप पौधों को भली भांति पहचान सकते हैं? क्यों? चित्र 0.41 में पुष्प को रंगने के लिए आपने किस रंग का प्रयोग किया था? क्या सभी पुष्प रंग बिरंगे हैं? जैसे कि ए, बी, सी, इसमें से पौधों की एक तनी लिया गया है, तो क्या हम इसे पहचान कर सकते हैं कि यह गुलाब का फूल का हैगा तना, या पत्तियों से हम इसकी पहचान कर सकते हैं, या इसमें जब तक फूल नहीं निकले तब तक उसकी पहचान करना संभव है? आइए देखते हैं। गुलाब ए, पत्ती विहीन शाखा, बी में पत्ती सहित शाखा और पत्ती पुष्प सहित शाखा दर्शाया गया है। अध्ययन के लिए पुष्पों के चयन करते समय गेंद, सूरजमुखी अथवा गुलदाउदी ना ले, क्योंकि यह एक पुष्प नहीं है वरन पुष्पों की का गुच्छ है। हम पुष्पों का गुच्छ है, जैसा कि आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे। होते हैं क्या आपने घास, गेहूँ, मक्का, आम, अमरूद के पुष्प भी देखे? क्या वे चटकीले हैं? आइए कुछ पुष्पों का अध्ययन करें। क्रियाकलाप 10। आवश्यक सामग्री। 1 पुष्प कालिका। निम्न में से किसी पौधों के 2 पुष्प धतूरा, गुड़हल, गुलाब, सरसों, बैगन, भिंडी, गुलमोहन, एक ब्लेड, स्लाइड अथवा कागज, आवर्धक लेंस और जल। चित्र 4.20 का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें और 0.20 में ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। जैसे कि ये चित्र दिखाया गया है, इसमें पुष्प कालिका एवं पुष्प है। एक कली लिया गया है और एक पुष्प लिया गया है जो खिल चुका है। अब इसमें बताया गया है कि उसके बृहद दल और इसकी पंखुड़ियों को दर्शाए गए हैं। खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन सा है? यह पुष्प की पंखुड़ियां हैं। विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियां अलग अलग रंगों से की होती है। आपके विचार से कलिका में यह पंखुड़ियां कहाँ बंद थी? कली का प्रमुख भाग कौन सा है? क्या आपने ध्यान दिया कि यह भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है? इन्हें बृहददल कहते हैं। पुष्प के बृहददल पंखुड़ियों का भली भांति अवलोकन कीजिए तथा निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इनमें कितने बृहददल हैं? क्या ये आपस में जुड़े हैं अथवा स्वतंत्र है? बृहददल और पंखुड़ियां किन रंगों की हैं? आपके फूल में पंखुड़ियों की संख्या कितनी है? क्या वे एक दूसरे से जुड़ी है अथवा स्वतंत्र है? क्या जुड़े हुए बृहददल वाले पुष्प की पंखुड़ियां अलग अलग है या संयुक्त है? अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पुष्पों के अध्ययन संबंधित प्रेक्षण सारणी 4.3 में लिखिए। जैसे कि ये सारणी दिया गया है 4.3 पुष्पों का प्रेक्षण। पौधों का नाम है गुलाब। बृहददलों की संख्या एवं रंग लिखना है। इसमें अनेक प्रकार के पंखुड़ियों, रंग और उनकी संख्या इसमें लिखना है। फिर चौथे में बृहददल जुड़े अथवा स्वतंत्र है। ये जुड़े है या स्वतंत्र है? पंखुड़ी जुड़ी अथवा स्वतंत्र है? पृष्ठक है। पुंकेसर स्वतंत्र, पंखुड़ी से जुड़े हुए हैं, स्वतंत्र। स्त्रीकेसर उपस्थित, अनुपस्थित है, उपस्थित है। अब यहाँ पे बताया गया है विद्यालय अथवा किसी अन्य बगीचे में जाकर विभिन्न पुष्पों का अध्ययन कीजिए। उनके प्रेक्षण इस सारणी में लिखे। इस सारणी में के अंतिम 2 कॉलम भरें। आप पुष्प के आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से कब देख सकेंगे? जब पंखुड़ी जुड़े हो और जब ये वह स्वतंत्र हो। उदाहरण के लिए धतूरे एवं अन्य। जिसकी ये धतूरे का पौधा मतलब घंटाकार पुष्प है। ये घंटाकार, एक घंटी की तरह दिखाई देने वाला पुष्प है। इसके बारे में बताया गया है। घंटाकार पुष्प की पंखुड़ियों की लंबाई में काटकर आप पुष्प के आंतरिक अंगों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। चित्र 4.21 में दर्शाए गए हैं। पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए बृहददल पंखुड़ियों को हटा दीजिए। चित्र 4.22 को ध्यान से देखिए। अपने पुष्पों को पुंकेसर, स्त्रीकेसर को पहचानिए। चित्र 4.23 को ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें विभिन्न पुष्पों में पाए जाने वाले विविध प्रकार के पुंकेसर
विविध प्रकार के पुंकेसर दिखाई दिए हैं। क्या 4.22 पुष्प के भाग है जिसमें दिखाया गया है, एक फूल लिया गया धतूरा का, उसमें पुष्प के स्त्री भाग पुंकेसर और परागकोश दर्शाए गए हैं कि ये पुष्प है, उसमें जो इसमें पीले पीले भाग दिखाई दे रहे हैं सबसे ऊंचाई पर, ये परागकोश है, और स्त्री केसर नीचे वाले भाग को स्त्री केसर कहते हैं, और ये जो लंबे लंबे मतलब उसकी टहनी से जहाँ से परागकण और स्त्री केसर से निकलता है उसे पुंकेसर कहते हैं, दिखाए गए हैं। क्या आप पुंकेसर के दोनों भागों को पहचान सकते हैं? अपने पुष्प में पुंकेसर की संख्या ज्ञात कीजिए। एक पुंकेसर का चित्र बनाकर उसे नामांकित कीजिए। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्रीकेसर कहते हैं। यदि आप इसे पूरी तरह से नहीं देख पा रहे हो तो पुंकेसर हटा दीजिए। चित्र 4.24 की सहायता से स्त्रीकेसर के भाग को पहचानिए। जैसे कि स्त्रीकेसर तो मतलब दर्शाया गया है, ये पुंकेसर है। तंतु, इसे तंतु कहा जाता है। ये परागकोश है जो दर्शाया गया है, पीले पीले रंग का सबसे टॉप पर है, इसे परागकोश कहते हैं। पुंकेसर का भाग है ये। अब इसमें बताया गया स्त्रीकेसर का भाग, ऊपर पुंकेसर का भाग दर्शाया गया था, स्त्रीकेसर का। स्त्रीकेसर के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। एक अंडाशय होते हैं, सबसे नीचे वाले भाग को अंडाशय, बीच वाले को वर्तिका और टॉप वाले ऊपर वाले को वर्तिकाग्र कहते हैं। तो इसमें स्त्रीकेसर के 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र, इसे याद कर लेना, ये क्वेश्चन के मतलब कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। तो अपने पुष्प के स्त्रीकेसर का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। चित्र 11। आइए अब एक पुष्प के अंडाशय की संरचना का अध्ययन करें। चित्र 4.24 यह स्त्रीकेसर का सबसे निचला और फूला हुआ भाग है। इसकी आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए इसे काटना पड़ता है। यह जानने के लिए कि अंडाशय को किस प्रकार काटा जाए। चित्र 4.25a और b को ध्यान से देखिए। अंडाशय को एक स्लाइड और प्लेट पर चित्र 4.25 के अनुसार रखकर उसे 2 प्रकार से काट सकते हैं। जैसे कि इसमें दर्शाया गया है, उसे 2 प्रकार से काटना है और देखना है कि है क्या इसमें। जैसे कि अंडाशय का कर्तन और अनुदैर्घ्य कार या अनुप्रस्थ कार। अनुदैर्घ्य होता है, एक अनुप्रस्थ कार है। जो बी में दर्शाया गया है ये अनुप्रस्थ काट है, ये अनुदैर्घ्य। जो बीच से काटा जाता है उसे अनुप्रस्थ काट कहते हैं, नहीं है, अनुदैर्घ्य काट कहते हैं। और जो इसको ऊपर से काट दिया जाता है अनुदैर्घ्य काट, जिसे बी में दर्शाया गया है। अब यह चित्र है, इसमें बताया गया अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य में किस तरह इसका चित्र दर्शाया जाता है। जैसे विजांड, ये है विजांड, काटने के बाद इसका रूप इस तरह है विजांड। अंडाशय की आंतरिक संरचना लंबाई में काट और अनुप्रस्थ में काट। तो लंबाई में काट किस तरह है और अनुप्रस्थ में काट, इसे किस तरह इसका रूप रंग दर्शाया जाता है। अंडाशय की काट को सूखने से बचाने के लिए प्रत्येक काट सेक्शन पर जल की बूंद रखिए। विभिन्न सेक्शन के पर जल की बूंद रखिए। आवर्धक लेंस की सहायता से अंडाशय की आंतरिक संरचना का अध्ययन कीजिए। चित्र 4.26 क्या आपको अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती है? इन्हें विजांड कहते हैं। अंडाशय के आंतरिक भागों का अपनी नोटबुक में चित्र बनाइए। कुछ पुष्पों का अध्ययन करने के लिए अपने अध्यापक के साथ विद्यालय किसी पार्क के बगीचे में जाइए और अधिक से अधिक पुष्पों का अध्ययन कीजिए। पुष्प के नाम जानने के लिए आप माली की सहायता ले सकते हैं। ध्यान रखना कि आवश्यकता से अधिक पुष्प ना तोड़ें। नोटबुक में जो कुछ आपने निशानी 4.3 में लिखा है उसके आधार पर निम्न प्रकार के उत्तर दीजिए। क्या सभी फूलों में बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर पाए जाते हैं? क्या पुष्प ऐसे भी हैं जिनमें उपयुक्त पुष्पांगों में से कोई भाग नहीं पाया जाता? क्या किसी फूल में उनसे अलग भाग भी मिलते हैं? क्या आपने ऐसे पुष्प भी देखे हैं जिनमें बाह्यदल और पंखुड़ी समान दिखते हो? क्या कोई पुष्प ऐसा भी है जिनमें बाह्यदलों की संख्या और पंखुड़ियों की संख्या असामान्य होती है? क्या आप
क्या अब आप इस बात से सहमत हैं कि सभी पुष्पों की संरचना सदैव एक जैसी नहीं होती? विभिन्न पुष्पों में बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्रीकेसर की संख्या में अंतर हो सकता है। कुछ पुष्पों में इनमें से कुछ भाग अनुपस्थिति भी हो सकते हैं। आपने पत्ती, तना, जड़ के लक्षण एवं कुछ कार्यों के विषय में पढ़ा। हमने विभिन्न पुष्पों की संरचना का भी अध्ययन किया। आप पुष्पों के कार्यों के विषय में अगली कक्षा में पढ़ेंगे। हम फलों के विषय में भी अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। जैसे कि इसमें प्रमुख शब्द, इस चैप्टर में प्रमुख शब्द कौन कौन से हैं? जैसे आरोही हो गया, संवहन हो गया, बिसर्पी लता हो गया, रेशेदार जड़ हो गया, शाख हो गया, पार्श्व जड़ हो गया तो मध्य शिरा, शिरा विन्यास, विजान, समांतर शिरा विन्यास और पंखुड़ियाँ, प्रकाश संश्लेषण, पर्णवृत्त, स्त्रीकेसर, जालिका रूपी शिरा विन्यास, बाह्यदल, झाड़ी, पुंकेसर, मूसलाजर, बाष्पोत्सर्जन वृक्ष, शिराएं। अब इस चैप्टर का सारांश क्या है? सामान्यतः पौधों का वर्गीकरण उसकी ऊंचाई, तने, शाखाओं के आधार पर शाख, झाड़ी एवं वृक्ष में किया जाता है। तने पर पत्तियां, पुष्प और फल होता है। सामान्यतः पत्ती में पर्णवृत्त और फलक होते हैं। पत्ती में शिराओं का प्रतिरूप शिरा विन्यास कहलाता है। यह जालिका रूपी और समांतर हो सकता है। पत्तियां बाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जल वाष्प को वायु से निष्कासित करती है। हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु एवं जल से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाती है। जड़ें मिट्टी में जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करती है और पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती है। जड़ें मुख्यतः दो प्रकार की होती है, मूसला जड़ एवं रेशेदार जड़। जड़ दो प्रकार की होती है, एक मूसला या रेशेदार। रेशेदार जड़ को हम झगड़ा जड़ भी कहते हैं और मूसला जड़ को शायद जालीनुमा जड़ भी कहते हैं। जालिका रूपी शिरा विन्यास युक्त पत्तियां वाले पौधों की जड़ें मूसला जड़ होती है, जबकि समांतर शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाली पौधों की जड़ रेशेदार होती है। तने द्वारा जड़ों में से पत्तियां दूसरे भागों को जल और पत्तियों से भोजन पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पुष्प के विभिन्न भाग है, बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्रीकेसर। ये सब पुष्प के विभिन्न भाग है। अध्याय ये